सुप्रभात बेटा। मैं हिंदी अध्यापक जंगीर सिंह आज कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को क्षितिज भाग 2 की कविता नंबर 1 का पद नंबर 2 की व्याख्या करवाने जा रहा हूं, जिसके कवि हैं सूरदास जी। और इससे हम पहले परिचित हो गए हैं बेटा कि इनका जन्म 1478 में और मृत्यु 1583 में हुई। तो बेटा पद नंबर 1 की व्याख्या हम कर चुके हैं। अब पद नंबर 2 की व्याख्या देख लीजिए बेटा। जस्ट 1 मिनट रुकिए। हाँ बेटा, तो देखिए हम शुरू करते हैं व्याख्या पद नंबर 2 की। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहिणी बिरह दही। चाहती हुती बुहारी जितही तय, उतते धार पही। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्यादा ने लही। तो इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए जो श्री कृष्ण के पास से गोपियों के पास जो श्री कृष्ण का संदेश लेकर के गोपियों के पास आते हैं, अर्थात श्री कृष्ण के मित्र उद्धव, उनको संबोधित करते हुए या उनको उल्हाना देते हुए गोपियां क्या कह रही है इस पद के अंदर बेटा, ध्यान से सुनो। कि मन की मन ही मांझ रही कि हे उद्धव सुनिए, हमारे जो मन की बात है वो तो हमारे मन में ही मांझ रही है, रह गई है। हम बात जो श्री कृष्ण को कहना चाहते थे वो तो हमारे मन में ही रह गई है, अर्थात वो नहीं कह पाई है। कहिए जाई कौन पे उद्धव, इसलिए हे उद्धव हम वो मन की बात है जो मन में रह गई है, अब वो कहें जाई जाकर कौन किस और पे पर। अब वो मन की बात है जो मन में रह गई है ना, बात जो मांझ रही है, अब वो हम किस पर जाकर के कहें, क्योंकि ना ही परत कही, क्योंकि मन की बात है जो परत दूसरे के सामने नहीं कही जा सकती। क्योंकि जो मन की बात है वो किसी दूसरे को नहीं कही जा सकती, बल्कि वो तो किसी अपने चहेते, अपने अजीज को ही कही जाती है। अजीज अपने को, जिसको हम अपने हृदय में रखते हैं, जिसको अपना मानते हैं, मन की बात तो केवल उसी को कही जाती है। अवधि आधार आस आवन की, और अब तो गोपियां कह रही है कि हमने तो अवधि समय, आधार आस आवन की, श्री कृष्ण के आने की उम्मीद में हमने तो क्या किया, श्री कृष्ण के आने की उम्मीद में कि श्री कृष्ण अवश्य आएंगे, उनकी उम्मीद में हमने तो तन मन बिथा सही। हमने इसको तन का मतलब शारीरिक, मन मानसिक, बिथा पीड़ा और सही सहन की है। कि श्री कृष्ण के आने की उम्मीद में हमने तो बहुत लंबे समय तक शारीरिक मानसिक पीड़ाएं सहन की हैं, और अब इन जोग संदेश ने सुनी कि अब तो इन जोग संदेश की योग रूपी संदेशों को जो उद्धव के द्वारा लाए गए हैं उनको सुन करके अब तो हम बिरहिणी कौन, गोपियां। बिरहिणी आप किसके लिए प्रयुक्त है बेटा शब्द, ये गोपियों के लिए प्रयुक्त है। कि अब तो हम जो बिरहिणी अर्थात अलग हुई कौन, गोपियां, किससे, श्री कृष्ण से। कि हे उद्धव अब तो हम अलग हुई, जो गोपियां है ना वो बिरह दही, अब तो हम बिरह अर्थात बिछड़ने से उत्पन्न हुई जो अग्नि है, अर्थात विरह रूपी जो अग्नि है ना, उसमें अपने आप को दही जला रही है। और चाहती और हुती थी कि जिससे हम चाहती थी कुहार लगाना, जितनी है जिससे, अर्थात
श्री कृष्ण, जिससे श्री कृष्ण की जितनी तय की जिस ओर हम अपनी गुहार लगाना चाहती थी, लगाना चाहती थी ना, उततय उसी ओर से अर्थात श्री कृष्ण की ओर से धारा बही। कौन सी धारा बह निकली? ये योग रूपी संदेश की धारा बह निकली। कहने का मतलब ये है बेटा कि हम तो श्री कृष्ण से अपने प्रेम की गुहार लगाना चाहती थी, प्रार्थना करना चाहती थी, लेकिन उल्टा श्री कृष्ण ने हमें उद्धव के हाथों क्या है? योग रूपी संदेश का, योग रूपी ज्ञान का संदेश है जो भिजवा दिया है। और सूरदास अब धीर धरी क्यों मर्यादा में लगी। और अब गोपियां कहती है, सूरदास जी वर्णन करते हैं कि गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि अब धीर धैर्य धर ही धारण क्यों कि अब हम धीरज क्यों रखें, अब हम धैर्य धारण क्यों करें, क्योंकि अब तो मर्यादा न रही। मर्यादा मतलब है बेटा मर्यादा, क्योंकि अब तो हमारी कोई समाज में मर्यादा ही नहीं रही, कोई इज्जत ही समाज में नहीं रही है, इसलिए अब हम चुप नहीं बैठेंगे, अब हम धीरज या धैर्य धारण नहीं करेंगे। तो इस तरह से बेटा इसकी व्याख्या हो जाती है। अब बात करते हैं काव्य सौंदर्य। अब काव्य सौंदर्य भी देख लीजिए, वही बात इस पद में आती है जो पहले पद में आई थी कि मांझ रही के अंत में, पहली पंक्ति के अंत में दीर्घ आया बेटा, दूसरी पंक्ति के अंत में भी दीर्घ आया, तीसरी पंक्ति के अंत में भी दीर्घ आया, दीर्घ ई आया, और चौथी पंक्ति के अंत में भी दीर्घ ई आया, और पांचवी पंक्ति में भी दीर्घ ई, छठी पंक्ति में भी अंत में दीर्घ। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि पूरे पद की सभी पंक्तियों के अंत में एक ही स्वर आया है, जिस कारण से बेटा हो गया कौन सा पद मैत्री अलंकार। कौन सा हो गया बेटा? पद मैत्री अलंकार, पद मैत्री अलंकार। स्वर मैत्री अलंकार भी आप कह सकते हो बेटा, और पद मैत्री अलंकार। अब बात क्या करते हैं हम इसकी? अब बात करते हैं भाषा की। तो बेटा इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है ब्रज भाषा। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा इसके अंदर प्रयुक्त हुई है, अर्थात काव्य की भाषा क्या रही है? ब्रज भाषा। और इसमें रस की बात करते हैं बेटा पद के अंदर, तो इसमें रस हो जाएगा वियोग श्रृंगार। क्यों? क्योंकि जो गोपियां हैं श्री कृष्ण से बिछड़ी हुई हैं, तो क्या हो जाएगा? वियोग, योग हुआ है उनका, तो वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस। तत्सम तद्भव शब्दावली हो जाएगी। और क्या हो जाएगा बेटा? अलंकारों की यदि बात करते हैं हम, जैसे मन ही मांझ रही, तो नए क्या वृत्ति के कारण बेटा अनुप्रास अलंकार हो जाता है। और देखिए, कहिए जाई कौन पे उद्धव की, उद्धव किसको जाकर के कहें। अब यहाँ पर क्या पूछ लिया? प्रश्न पूछ लिया उद्धव से कि हे उद्धव, जो हमारे मन की बात मन में रह गई थी, अब वो किस पर जाकर के या किससे जाकर के पूछें। तो यहाँ प्रश्न अलंकार हो जाएगा बेटा, यहाँ क्या हो जाएगा? प्रश्न अलंकार। और देखिए सुनी सुनी शब्द जो आया है यहाँ पर उन्मुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा, क्योंकि उन्हें दोबारा उक्ति बात, वही बात जब दोबारा आ जाती है और समान उसका अर्थ निकल जाता है, तो वो हो जाता है उन्मुक्ति प्रकाश अलंकार। अगले शब्दों में देखिए बेटा, बिरहिणी बिरह, बै और रे की आवृत्ति के कारण, बै रे और है भी देख सकते हो बेटा, बै रे और है, बै रे और है की व्यंजन की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो बेटा और देखिए यहाँ पर चारती में अंत में तय आया और वृत्ति में तय आया, तय व्यंजन की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार हो जाता है। और अंत में देखना बेटा, धीर में धैर्य और रे, और धरनी में भी धैर्य और रे व्यंजन की आवृत्ति होने के कारण, धैर्य और रे व्यंजन की आवृत्ति होने के कारण बेटा यहाँ पर भी क्या है? अनुप्रास अलंकार हो जाता है। और यहीं पर देखिए, सूरदास अब धीर धरी क्यों
यहां इस पंक्ति में प्रश्न भी किया गया है कि अब हम धैर्य धारण क्यों करें, क्यों रखें, तो यहां पर प्रश्नालंकार भी हो जाएगा। तो बेटा इस तरह से हमारे दूसरे पद की व्याख्या पूरी हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ भी आई होगी। और बेटा इसी के साथ एक बार फिर बताना चाहता हूं कि हम व्याख्या किस प्रकार लिखेंगे। परीक्षा के अंदर यदि हम व्याख्या करते हैं या अपनी नोटबुक फेयर नोटबुक बनाते हैं, वहां पर हम पदों की व्याख्या कैसे करते हैं तो वो भी समझेंगे बेटा। तब तक इसे आप रख कीजिए। हाँ तो बेटा हम बात कर रहे थे पद की व्याख्या हम कैसे करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे हमने पहले पद का सीखा था। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, संकेत लिखेंगे। क्या लिखेंगे, संकेत। संकेत ठीक उसी तरह जो पद दिया होगा उसकी पहली पंक्ति के पहले दो शब्द, जैसे मन की मन ही मान रही, मन की मन ये हो गया मान रही। सूरदास अब धीर धरी क्यों, अब मर्यादा मर्यादा न रही, मर्यादा न रही, क्या आएगा, मर्यादा न लही। अब ये आ गया बेटा, यहां तक संकेत हो गया। फिर लिखेंगे हम प्रश्न। प्रश्न के अंदर क्या लिखेंगे कि यह पद्यांश या यह पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 की कविता नंबर 1 से लिया गया है। और इस पद के या इस पद्यांश के कवि श्री सूरदास जी हैं। इस पद्यांश में श्री कृष्ण व गोपियों की विरह अवस्था का वर्णन किया गया है। और उसके बाद हम लिखेंगे बेटा व्याख्या। उसके बाद हम क्या करेंगे, व्याख्या। जो मैं आपको समझा चुका हूं बेटा वो यहां लिख दोगे 1 बाय 1 करके अपनी पूरी व्याख्या। उसके बाद अंतिम जो पॉइंट है बेटा, अंतिम बिंदु है जो, वो है विशेष। विशेष के अंदर क्या लिखना होता है, जो हमारा काव्य सौंदर्य होता है, जिसके कारण पूरा जो पद है सुंदर बना है या अलंकृत हुआ है, उसके अंदर जो भी रस अलंकार भाषा शब्द गुण शक्ति इत्यादि जो भी उसके अंदर आया बेटा, वो सारा का सारा हम विशेष के अंदर लिख देते हैं। पॉइंट बना करके कम से कम बेटा इसमें 1 to 5 पॉइंट अवश्य लिखें। और ज्यादा कितने भी आप लिख सकते हो। उदाहरण के तौर पर बेटा जैसे इसमें आया है पद नंबर 2 में, सबसे पहले किस पद्यांश में श्री कृष्ण व गोपियों की विरह अवस्था का सुंदर वर्णन किया गया है। नंबर 2, इस पद्यांश में वियोग श्रृंगार रस का उचित प्रयोग किया गया है। इस पद्यांश में तत्सम तद्भव शब्दावली का उचित प्रयोग किया गया है। इस पद्यांश में ब्रज भाषा का उचित प्रयोग किया गया है। और इस पद्यांश में अनुप्रास है, निरुक्ति प्रकाश अलंकार है, तो प्रश्न अलंकार है, इत्यादि अलंकारों का भी उचित प्रयोग किया गया है। तो बेटा इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो व्याख्या होगी वो प्रभावात्मक बन जाएगी। और जो एग्जामिनर होगा वो हमारी भाषा के अंदर प्रवाहमयता देख करके अच्छे व्याख्या का जो नियम है, जो इसका जो प्रारूप है, उसको देखते हुए हमारे उचित अंक हमें प्रदान करेंगे, देंगे। तो बेटा उम्मीद करता हूं आपको ये व्याख्या अच्छी तरह समझ आई होगी। तो अब आप सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं कि आप इसे अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से प्रिपेयर करोगे, लिखोगे, याद करोगे। इसके जो प्रश्नोत्तर है उन्हें भी अच्छी तरह से प्रिपेयर करोगे। धन्यवाद।